स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे मेन टॉपिक जो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसमें मेन कंपोजिट नंबर का बहुत यूज है। ठीक है ना, आप जैसे भी जानते हैं कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ पे डेफिनेशन छोटी सी देता हूँ कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखें। कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कंपोजिट नंबर is a positive integer। समझ रहे हैं, कंपोजिट नंबर क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आपको तो पता ही है, जो प्लस में रहते हैं। ठीक है, जो और इसके बाद which is not a prime, which is not a prime। ठीक है ना, क्लियर है? अब आप कंफ्यूजन होगी सर कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कंपोजिट नंबर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, +1 +2 +3 इस तरीके से, जो कि प्राइम ना हो। क्या ना हो? प्राइम। ठीक, अब आते हैं प्राइम की बात करते हैं। कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो प्राइम नंबर क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर की बहुत छोटी सी चीज होती थी जो 1 से और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होगा। ठीक, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं। कुछ लोग 1 को भी प्राइम नंबर लिखते हैं, लेकिन 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 3 5 7 9 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 11 13 15 है? नहीं। 17। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, कि 1 से ही डिविजिबल होगा और इटसेल्फ। ठीक, मतलब 2 डिजिट से। तो देखिए 2 से जाएगा 1 से, 3 से जाएगा 1 से, 5 1 से जाएगा 5 से। क्लियर है? इसमें 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये नंबर ना वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, हम इनकी एग्जांपल लेते हैं। आइए, जैसे 4 6 8 10 12 14 16। अब आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस। देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर हमारा 2, कंपोजिट नंबर 4 कंपोजिट नंबर है। 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, एंड इटसेल्फ। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज्यादा, 2 चीजों से ज्यादा। क्लियर है? तो मेन इस टॉपिक में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कंपोजिट नंबर पहले आपको समझना है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब आगे समझिए। हाँ चलिए आगे एक प्रॉपर्टी और समझ सीखिए, मतलब एक चीज और बच गई है मुझे। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें क्या होता है? यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें यूनिक होता है। समझाता हूं। इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, समझिए बात को, अभी तो आपको समझ में नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए। सपोज करिए मैंने एक एलसीएम लिया या एचसीएफ लिया किसी भी नंबर। सपोज करिए मैंने ये ऑर्डर लिया 36 लिखा मैंने, ये लिखा मैंने 36। ठीक, 2 18 2 9 3 3। ठीक है, अब इस 36 का फैक्टर क्या हो सकता है? 36 का फैक्टर जो है 2 × 2 × 3 × 3 ये हो सकता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक है। ये क्या है? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या है? यूनिक है। ये सब देखिए नंबर्स जो है ये क्या है बेटा? प्राइम नंबर है कि नहीं? ये सब क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ना? अब आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया क्लास में 36। ठीक है, अब बच्चों ने क्या निकाला? 2 2 2 3 3 3। अब फिर बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। ठीक है ना, लेकिन आंसर तो सबका क्या आ रहा है? यूनिक आ रहा है, सेम है ना? आंसर तो सेम है। अगर हम क्या करें? इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें, आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी सेम। क्लियर है? छोटी चीज में कंपोजिट नंबर को समझना था आपको। चलिए अब इसी के बेस में कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बचपन में वो सब कर चुके हैं। ठीक, चलिए यही क्वेश्चन करते हैं।
चलिए देखिए एक्सरसाइज हमारा 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हर एक नंबर को उसको प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 140 दिया हुआ है, तो 2 से करेंगे, 2 35 7 7, ठीक है। नाउ इट कैन बी रिटन एज 140 2 into 2 into 5 into 7. Now make this 2 का square into 5 into 7. That's the answer. इजी था, बहुत इजी है, बचपन में कर चुके हैं ये। तो देखिए प्राइम फैक्टर है कि नहीं, प्राइम नंबर है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। इजी था। इसी तरीके से 156 देखिए, क्लियर है। आप देखें तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 30, तो 2 का स्क्वायर into 3 into 30, क्लियर है। अब आप फिर देख सकते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं है सर, पी है कि नहीं प्राइम, तो प्राइम फैक्टर इजी था। चलिए अब 5005, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 10001। Now it is divisible by I think 7. 7 is a 7, है ना। 3 इधर शिफ्ट हो गया 13, 7 4 28, 2 वैसे 2 21, 7 0 21। Again it is not divided by 3 क्योंकि 3 की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, डिजिट्स का सम, ठीक है ना। ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना 6 से, तो इसको 11 से लेते हैं। 11 is a 11, 3 बचा 3 37, 3 33, now 13 से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 0 5 5 into 7 into 11 into 30। ये देखिए प्राइम नंबर है नहीं, है ना, ये प्राइम नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, इजी था। चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट एक्सप्लेन व्हाई, ये नंबर दिया हुआ है, क्या ये कंपोजिट नंबर ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, जो कि प्राइम नंबर से, जो प्राइम नंबर ना, ठीक है। चलिए तो पहले हम काम करते हैं, इस क्वेश्चन को उतारते हैं। देखिए 7 into 11 into 13 प्लस 30। अब आप देखिए 13, एक 13 कॉमन, लीव इट, प्लस 1 ब्रैकेट में 30, ठीक है ना। तो बस 13 को 7 1 से 77 प्लस 1, 13 into 78, तो इनको मल्टीप्लाई करिए आप, तो आंसर आपका आएगा 1014, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। आप कह रहे हैं कि ये आपको बताना है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। फिर काम करके इनका फैक्टर निकालते हैं। 1014 2 5 0 7 169 13 30, ठीक। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 into 30। यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। अब आप देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर ये प्राइम नंबर होता तो दो कंडीशन होती इसकी, एक तो 1 से डिविजिबल होता, दूसरा 10 14 से डिविजिबल होता। क्लियर है यहाँ तक ना। तो फिलहाल ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना, ये प्राइम नंबर है नहीं, ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और भी फैक्टर्स है ना, 2 3 13 30, है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए 2 और 3 करिए, 6 आ रहा है, 6 into 13 into 30, ठीक है ना। तो 6 का प्राइम नंबर है नहीं ना, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो क्लियर, तो 1014 आर कंपोजिट नंबर। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया होगा कि 7 into 6 into 5 into 4, ठीक, into 3 into 2 plus into 1 plus 5, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, फिर में 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2
प्लस 1, 2 अंदर 2 कर दिया, ठीक है ना। तो 5 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, ये 5 हो गया, 7 6 42, 4 3 12 24 प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और 24, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 4 10, फिर आया तो मतलब आपका आया 1008 प्लस 1, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए तो 1009, क्लियर है ना, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 9 45, 0 5 अंदर 5। अगर आप इसका पैटर्न निकालिए वहां पे 5045, ठीक है, तो 5 से करेंगे तो अगेन यही नंबर है 1009। अब ये नंबर तो आ गया, अब ये नंबर किसी न किसी डिजिट से तो डिवाइड होगा, हमें क्या करना, जो कि 5 और 1 नहीं होगा, समझना, किसी न किसी डिजिट से, 13 से 21 से 17 से 18 से 81 से 91 से किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो थोड़ा सा चाहे तो स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं, क्लियरली 505 इज डिविजिबल बाय 5, लिखते हैं क्लियरली 5045 is divisible by 5, ठीक है ना। यहां पे लिखिए पहले, which other than 1 and itself, which other than 1 and itself, clear ना। तो clearly 5045 is divisible by 5 which other than itself. So 5045 is a composite number. क्लियर है, याद रखिएगा 5 से डिविजिबल हो गया, इसके बाद अब ये नंबर 5045 होना चाहिए, है ना। मतलब हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर में जो भी नंबर होगा, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1 से हो या इसी नंबर से, फिलहाल यहाँ 5 से हो गया, तो 1009 के बाद किसी भी नंबर से फिर डिविजिबल होगा ना, तो वो कंपोजिट नंबर आपका कहलाएगा। तो ये इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इजी था, कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक आता ही, ठीक है। देखिए बस इसका उसका बेसिक समझ लीजिए, है बहुत इजी है। देखिए consider the number 4 की पावर n where n is a natural number। कह रहा है एक नंबर हमने लिया 4 की पावर n, ठीक है, and आपका नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। check whether there is any value of n for 4 की पावर ends with digit 0। क्वेश्चन समझिए पहले, कह रहा है हमने 4 की पावर n एक नंबर है, अब इस n में ऐसा नंबर क्या पुट करें, कोई नेचुरल नंबर पुट करें, मतलब 1 2 n के वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, ऐसा क्या रखें, समझ रहे हैं, ऐसा क्या रखें ताकि एंड डिजिट 0 आ जाए, ताकि एंड डिजिट क्या आ जाए, 0, एंड डिजिट लिख दे रहा हूं, एंड डिजिट 0 आ जाए, क्लियर है ना। चलिए ये क्वेश्चन था, तो मान लीजिए मैंने लिख लिया 4 की पावर n, ठीक है ना। अगर हमने n की पावर 1 लिखा तो 4 मिला, n की पावर 2 लिखा तो 4 मतलब, ठीक है ना। अगर n की पावर 2 लिखा 16, अगर n की पावर 3 लिखा तो 64, इस तरीके से। तो मतलब n की नंबर हम रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे हमें 0 नहीं मिलेगा, आप रख के ले सकते हैं, आपको 0 नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, सबसे बात पहली आती है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हम रखने में चीजें नहीं मिल रही, तो हम एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लेते हैं, इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में, ठीक है, इन एनी नंबर एंड डिजिट 0 एंड डिजिट 0 तभी होगी जब ये फैक्टर होंगे 2 into 5, जब ये नंबर होंगे 2 into 5, समझ रहे हैं, किसी भी नंबर में। फॉर एग्जाम्पल 210 360 180
अगर इन सब का फैक्टराइजेशन निकाली, फैक्टर निकाली, कम से कम एक फैक्टर 2 और 5 का होगा, कम से कम एक फैक्टर 2 और 5 का होगा। क्लियर है? तो यहां पे इस केस में ऐसा हम क्या करें, आप कह सकते हैं कि सर यहां पे तो 2 10 360 में होगा, लेकिन ये यहां पे नंबर नहीं है, है ना? तो इस केस में अगर हमें 2 into 5 लाना है, मान लीजिए किसी नंबर में 2 into 5 लाना है, ठीक है, मतलब एक जीरो लाना है, किसी भी इंटीजर पे एक जीरो लाना है। एक जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लाने के लिए एक 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना? अगर अब ये दो लिख रहा हूं 2 zeros, ठीक है, इन दोनों फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, 1 0 के लिए, ठीक है, 2 और 5 का एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना? अब 2 zeros के लिए 2 और 5 के इस तरीके से दो फैक्टर होने चाहिए, कितने? दो फैक्टर। इसी तरीके से 3 zeros के लिए, ठीक है ना, 2 और 5 के 3 फैक्टर होने चाहिए, कितने फैक्टर? 3। क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो यहां पर देखिए, या तो हम 2 और 5 का फैक्टर बनाए, मतलब 2 और 5 लाइन किसी भी नंबर में, फिलहाल इस में 4 जीरो की, तो 4 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, मतलब फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 की पावर n, ये सब नया क्वेश्चन था, 4 की पावर n। अब क्वेश्चन था हमारा 4 की पावर n, है ना? तो इस 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 पावर n लिख सकते हैं। चलिए, अब आप यहां पर देखिए, 2 की पावर 2 पावर n हो गया, ठीक है? अब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर n, है ना? 2 का स्क्वायर और n से बड़ेगा 2n हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे अगर हम n की कोई वैल्यू रखें, मान लीजिए 1 रखें, ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू में रखी 1, अगर n की वैल्यू में 1 रखी तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4, इसको सॉल्व करने में 2 to the 4 to the 8 16, तब भी 16, मतलब n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा, आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे पास 2 और 5 नहीं, 2 और 5 नहीं। क्लियर? तो हम छोटा सा स्टेटमेंट यहां से लिखते हैं। सपोज करिए, अब आप कह सकते हैं 4 के अलावा कोई और डिजिट है, मान लो 4 के अलावा हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 की पावर है, 6 की पावर है, हाँ, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ आपका 6 की पावर n वाला, ठीक है ना? तो 6 की पावर n में क्या लिखते हैं इसको? 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब लिख सकते हैं ना? चलो, अब देखो यहाँ पे अगर 5 होता और n की वैल्यू कुछ भी रखते तो मैं एंड में 0 मिल जाता, फिलहाल नहीं है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर अगर 8 की पावर n हो जाए तो उसको क्या लिखते हैं? 2 into 4, है ना, या 2 into 2 into 2, या 2 का क्यूब और n, तभी कोई फायदा नहीं होगा। तो एंड में 0 तभी आएगा, याद रखिएगा, छोटी सी ट्रिक है, अगर 2 और 5 एटलीस्ट कम से कम एक 2 और 5 होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं, we don't have 5 as a factor, we don't have 5 as a factor, ठीक है, we don't have 5 as a factor, it's end digit, so its end digit can never be 0, can never be 0। क्लियर है? यहाँ याद रखिएगा 2 और 5, अगर एक 2 और 5 हो तभी 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हिच रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम
time go on in the same direction after how many minutes, after how many minutes, यहाँ पे होगा minutes, after how many minutes, ठीक है, they will meet again at the starting point. क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन मैं आपको चाहे तो विदिन अ सेकंड बता सकता हूँ उसमें क्या करना है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं, ठीक है। आप आपको रट्टा नहीं मारना, आपको डायरेक्ट अच्छा मार्क्स गेन करना है और आपको बेसिक्स अपना क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, एक सर्कुलर पाथ कर रहा हूँ, एक सर्कल है, तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब कह रहा है कि यहाँ से सोनिया, ठीक है, सोनिया 18 मिनट लेती है पूरे कंप्लीट करने में और रवि कितना ले रहा है 12 मिनट्स। तो जाहिर सी बात है रवि जल्दी चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों सेम पॉइंट से, दोनों किसी भी पॉइंट से सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। याद रखिए सेम पॉइंट से सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिले, क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। चलिए तो हम सपोज करते हैं सोनिया को इस तरीके से लिखते हैं, सोनिया को क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं और रवि को रेक्टेंगल इस तरीके से। तो ये हो गया सोनिया, ठीक है, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट से जाना चाह रहा है, दोनों जा रहे हैं। ये हो गया रवि भी सोनिया के, रवि भी दोनों इस पॉइंट, ठीक है। तो अब सोनिया कितना टाइम ले रहा है, देखिए 18 मिनट को लिखते हैं, लेट सोनिया मीट्स रवि, ठीक है, आफ्टर x राउंड के बाद सोनिया जो है रवि से मिलेगी। तो कितना टाइम लेगी, तो टाइम टेकन बाय सोनिया, तो 18x हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से मान लेते हैं, लेट रवि meets Sonia after y rounds। y rounds के बाद रवि तब सोनिया से मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है ना। अब कितना टाइम रवि लेगा हमारा, टाइम टेकन बाय रवि 12y, क्लियर। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, 18x एंड 12y, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि सोनिया रवि से मिलना चाह रही है और रवि भी तो सोनिया से मिलेगा कुछ समय के बाद, तो दोनों इक्वल होंगे ना, ये देखिए दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस 18x को, ठीक है, 18x लिखा है, तो ये 12y लिखा है। अब 18 का मल्टीपल होगा इसमें कुछ, और यहां पे भी 12 का कुछ मल्टीपल होगा, मतलब 18 का मल्टीपल जैसे कि आप 18 की वैल्यू जो आता है 12 की वैल्यू जो आता है, दोनों में कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा कॉमन, ठीक है। अब कह रहा है कि दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब तो दोबारा मिलना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, तो लीस्ट कॉमन आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, याद आया, जी हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब समझ में आया हमने 18 और 12 का एलसीएम क्यों लिया, मैं इसलिए इतना बताया ताकि आपको ये समझ में आए इसका बेसिक, तो मैं आपको पहले बता सकता था कि 18 और 12 का सिर्फ आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो 18 को ले सकते हैं 2 into 3 into 3, 2 3 6 13, 12 को 2 into 2 into 3। अब आप देखिए ये कॉमन है, एलसीएम निकाल कर लिख लिया भाई 2, और इधर ये कॉमन है तो लिख लिया 3, और ये और ये, तो आंसर कितना आ गया आपका 36 मिनट। इजी था, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट साइज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी, उसका मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस दूंगा, ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।